अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स की जो टर्म है, इससे आप लाजमी तौर पर वाकिफ होंगे और हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम तमाम के तमाम बायोमोलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं, तो वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब उससे पहले हम लोग चलते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट? बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी को भी स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी, और केमिस्ट्री को भी, कुछ केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल प्रोसेसेस को। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बन रही है, दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री क्या है? जिसके अंदर आप कुछ केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं और इसके अलावा केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, और यही केमिकल कंपोनेंट्स या केमिकल प्रोसेसेस अगर किसके अंदर अकर कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो यही जो केमिस्ट्री है ये रिलेट कर जाती है बायो के साथ, तो दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो द स्टडी ऑफ chemical components and chemical processes occurring in the living organisms is known as biochemistry. So next point है, वो कहते हैं कि तमाम स्ट्रक्चर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चाहे सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, ऑर्गेनेलीज है, सबके पास एक बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक हो गया? मतलब कि सबके पास, सब के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और केमिकल कंपाउंड्स भी या केमिकल कंपोनेंट्स भी मौजूद हो रहे होते हैं। और वो ये बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी फंक्शन अकर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक हो गया? बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अकर कर रहे हैं, वो सब के सब ही इस बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकर कर रहे होते हैं। सो बेसिक सा पॉइंट था, उसके बाद मूव करते हैं, वो नेक्स्ट बात करते हैं, देयरफॉर बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज हेल्पफुल। अगर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज भी है, ठीक हो गया, तो ये हमें क्या चीज समझने में मदद करता है? ये हमें समझने में मदद करता है एनेटमी। एनेटमी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, ठीक है, वो समझने में हेल्प करता है। और दूसरा, फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की वजह से हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी समझने में भी मदद मिलती है। स्टूडेंट, अब जैसे कि कुछ आप कह सकते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनमें आ जाता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और एल्जाई वगैरह में। उसके बाद आ जाता है रिस्पायरेशन, जिसके जरिए क्या होती है, आपकी फूड की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसके अलावा डाइजेशन, ये केमिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगा तो बायोकेमिकल प्रोसेस बन जाता है। और स्टूडेंट लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हैं, बट आपकी बुक में ये 4 एग्जांपल्स कोट की गई हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट साइड बॉक्स को मैं हिट कर रहा हूं, यहां पर साइड बॉक्स के अंदर एक टर्म लिखी हुई है, मेटाबॉलिज्म। वो कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सीजलेस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सीजलेस का मतलब है कि बेशुमार केमिकल रिएक्शंस अकर कर रहे होते हैं एट अ टाइम। अब वो ये बात करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं, सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं उन सबको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। अब उसमें कुछ चीजें बन रही होंगी, कुछ चीजें टूट रही होंगी, तो ये बनने और टूटने की बेस के ऊपर मेटाबॉलिज्म आगे से 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। पहली आ जाती है कैटाबॉलिज्म और दूसरी आ जाती है एनाबॉलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जिसके अंदर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे
वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे, इसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूज होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। अगर मैं आपको ओवरऑल डोमेन में एक एग्जांपल समझाऊं तो फोटोसिंथेसिस इसकी एग्जांपल में आता है, जिसके अंदर छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, प्लस सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनाबोलिज्म। स्टूडेंट इसी के साथ अगर हम कैटाबोलिज्म की डेफिनेशन को देखें तो कैटाबोलिज्म में होता क्या है कि लार्ज मॉलिक्यूल जो होगा उसकी ब्रेकडाउन होगी, ठीक हो गया, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल टूटे तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूज नहीं होगी, बल्कि इस प्रोसेस के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अगर ओवरऑल डोमेन में इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आ जाती है रिस्पिरेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है, एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स ये था इंट्रोडक्शन आपके पास बायोकेमिस्ट्री का। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 4.1 और इसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, देखें डियर स्टूडेंट्स कुछ तो होते हैं आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम एटम से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। बट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और ये बायो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो बात करता है, कुछ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हिट कर रहे हैं वो इसके अंदर। वो कहता है कि जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर वो सारी की सारी लाइफ इवॉल्व हुई है किस चीज से, वाटर से, ठीक हो गया। एंड ऑल लाइफ स्टिल डिपेंडेंट ऑन वाटर, और अभी तक तमाम की तमाम जिंदगी, ठीक है, और तमाम के तमाम जिंदा जानदार वो अभी भी किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वाटर के ऊपर। स्टूडेंट अब वो ये बात करता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का प्रोटोप्लाज्म देखें, प्रोटोप्लाज्म में तीन चीजें आ जाती है, इसमें आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके बाद आपका न्यूक्लियस। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, अगर उनका प्रोटोप्लाज्म देखें तो उसके प्रोटोप्लाज्म में तकरीबन 80% मैस उसके सेल का, ठीक है, वो किस चीज से मिलके बना होता है, वाटर से, ठीक है। 70 to 80% लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होता है, वाटर। तो आपकी बुक में मेंशन की गई है परसेंटेज 80%। अब वो ये बात करते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो हो रहे हैं वो तमाम के तमाम किस सॉल्यूशन में होते हैं या किस मीडियम में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन या मीडियम में, जिसमें उनमें रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है कुछ अदर केमिकल्स भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे हैं वाटर के अलावा भी, ठीक है। अब वो जो केमिकल्स हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। पहली कैटेगरी है उसके अंदर आ जाते हैं ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो इनको बोल रहे हैं ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आगे चल के हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए कुछ अदर केमिकल्स चाहिए होते हैं, उनमें ये दो क्लासेस आ जाती हैं। स्टूडेंट अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको कौन बनाते हैं, सेल्स, और इन सेल्स के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उसका बेसिक एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, कार्बन उसके अंदर लाजमी मौजूद होना चाहिए। तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्होंने खाली कार्बन लिखा हुआ है लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, और उनके दरमियान बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। सो अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जाता, ठीक है। वो ये बात करते हैं कि ये नेचुरली भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनके अंदर भी क्या चीज जो है प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के रिमेन्स कुछ बाकियात भी रह जाए तो उनमें भी क्या चीज मौजूद होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये नेचुरली अकर करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल के अंदर
कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। हम वन बाय वन सारे चैप्टर के अंदर हम इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये 4 कैटेगरी जो है आप कह रहे हैं कि क्लासेस आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। आगे इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना एक पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो ये कि हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल अगर 100% है, ओवरऑल सेल का मैस देखें तो इसमें से 80% क्या होते हैं, इसमें से 80% होता है हमारे पास वाटर, ठीक है। अब पीछे कितना रह गया, ड्राई मैस कितना रह गया, 20%, ठीक है। अगर हम इस 20% को 100% कंसीडर कर लें तो इस 100% में से 93% सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब कैसे, सिर्फ और सिर्फ ड्राई मैस की बात करें, ओवरऑल सेल की बात नहीं करें। ओवरऑल सेल का 80% तो वाटर है और 20% होता है ड्राई मैस। 20% का अगर हम 100% लें तो उसमें से आप कह सकते हैं कि 93% जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम इसी 20% में से निकाल लें 93 को तो ये राउंड अबाउट 17 to 18% बन जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज है 15% तक ड्राई मैस बनाते हैं, प्रोटीन्स 50% है, लिपिड्स 10% एंड न्यूक्लिक एसिड 18%। ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो ये राउंड अबाउट 92% बनता है। और बुक में कह दिया गया कि 93% ड्राई मैस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। स्टूडेंट पीछे रिमेनिंग जो परसेंटेज बच जाती है उस 20% की जो 100% है, 93 तो कवर कर ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने, जो रिमेनिंग 7% है वो किस चीज पर मुश्तमिल होती है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के विटामिन हैं, ए बी सी डी, ठीक हो गया, ए सी डी ई, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती, इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है बट हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। फिर एसिड्स आ जाते हैं, बेसिस आ जाती हैं और कुछ सॉल्ट्स आ जाते हैं। ये सब के सब 7% पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। स्टूडेंट उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इन साइज। हमने ये भी पढ़ा, इसके साथ हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक के साथ उसने मैक्रोमोलिक्यूल्स का वर्ड यूज किया गया है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली साइज के अंदर बड़े होते हैं, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्टूडेंट उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मोस्टली पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर्स, ठीक है। स्टूडेंट अब वो ये बात करता है, अब पॉलीमर और मोनोमर में डिफरेंस समझ लें। अब जो पॉलीमर होता है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर बोलते हैं। अब पॉलीमर छोटे छोटे कुछ आइडेंटिकल यूनिट से मिलकर बना होता है, उन छोटे छोटे आइडेंटिकल यूनिट्स को आप लोग बोलते हैं मोनोमर्स। तो पॉलीमर बड़ा यूनिट है और जिन छोटे छोटे आइडेंटिकल यूनिट से मिलकर बना होता है उनको बोलते हैं मोनोमर्स। और मोनोमर्स स्मॉलर या माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम बुक के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो ये बात कर रहे हैं हमारे पास कुछ पॉलीमर्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये पॉलीमर्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो इन पॉलीमर्स ये जिन छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बने होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है सिंपल शुगर, ठीक है, प्रोटीन का मोनोमर होते हैं अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जो कि डीएनए और आरएनए वगैरह के अंदर या एटीपी के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे था। इसी के साथ आपकी बुक में एक साइड बॉक्स में एक टर्म यूज की गई है फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो ये बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप होता ही है कि ऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका सेंट्रल कोर रीजन क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक हो गया। अब कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है ना, चार की वैलेंसी होती है, मतलब 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ या एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रल कोर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सेंट्रल कोर जो एटम है वो कार्बन का होता है। ये डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ लग जाता है। उस फंक्शनल ग्रुप में आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं, CO ग्रुप आ जाता है, COOH आ जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसके अलावा
NH2 अमाइनो ग्रुप भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं। और वो ये बात करता है कि ये जो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये पूरे का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, एक फंक्शनल ग्रुप को, पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफर भी करता है। हम डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर ये फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया और टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।